जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर से क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आइए देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक। देखिए दोस्तों, आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों क्या है, वर्ब्स काइंड्स। वर्ब के काइंड्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों कल की वीडियो में हमने वर्ब्स के फॉर्म्स के बारे में पढ़ा दिया। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है दोस्तों तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके लिंक वहाँ पे है दोस्तों, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो वर्ब्स के फॉर्म ऑलरेडी हमने पढ़ा दिया है दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे वर्ब्स के काइंड्स के बारे में, अर्थात वर्ब के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों। और हाँ, अब ये वर्ब्स के जो काइंड्स हैं अर्थात जो वर्ब का टॉपिक है दोस्तों, एक किन किन एग्ज़ामों में हेल्पफुल होता है। तो बेसिकली अभी हम पढ़ रहे हैं दोस्तों नेवी का SSR और आर्टिफिसर, ठीक है, आर्टिफिशियल अप्रेंटिस के बारे में, और दोस्तों का UP टेट को पढ़ रहे हैं, ठीक है। वैसे हर एग्ज़ामों में जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है दोस्तों, वहाँ पे वर्ब अपना एक अच्छा खासा वेटेज रखता है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, यदि आपके पेपर में यदि इंग्लिश पूछी जा रही है तो आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखने का प्रयास करिएगा और एक मिलकर करते हैं एक महत्वपूर्ण डिस्कशन, ताकि आप एक अच्छी चीज़ यहाँ से लेके जा सकें और एक अच्छी चीज़ यहाँ से सीख के जा सकें और आज के बाद वर्ब के काइंड से रिलेटेड आपका कोई डाउट ना रहे। दोस्तों बात करते हैं कि जो वर्ब होती है दोस्तों, जिसको हिंदी में हम क्रिया बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसे कितने भागों में बांटा जाता है। तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आपके मन में दो ही वर्ड्स आएंगे, एक मेन वर्ब दूसरा हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब दूसरा हेल्पिंग वर्ब। लेकिन आज हम देखेंगे कि इनकी क्या अलग भी नाम होते हैं, कुछ और भी नाम इनके होते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिएगा आपका लिखा हुआ है यहाँ पे कि मेन वर्ब तो लिखा है दोस्तों यहाँ पे, और एक क्या लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब लिखा है। अब यहाँ पे इसको एक और नाम से लिखा गया दोस्तों, क्या, ऑर्डिनरी वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब को क्या लिखा गया है, ऑक्सिलरी वर्ब। ध्यान दीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब को क्या लिखा गया, ऑक्सिलरी वर्ब, और मेन वर्ब को क्या लिखा गया, ऑर्डिनरी वर्ब। तो आपने यहाँ पे देखा कि हमने मेन वर्ब को एक और नाम से कहा, बोला किस नाम से, ऑर्डिनरी वर्ब से, और हेल्पिंग वर्ब को किस नाम से बोला दोस्तों, ऑक्सिलरी वर्ब से। अर्थात मेन वर्ब को ऑर्डिनरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को किससे, ऑक्सिलरी वर्ब से, ठीक है। तो अब तो क्लियर होगी बात। मेन वर्ब को कहते हैं मुख्य क्रिया और हेल्पिंग वर्ब को कहते हैं सहायक क्रिया। तो अब यहाँ पे दोस्तों जो मुख्य क्रिया है जिसे हम मेन वर्ब बोल रहे हैं, यदि कहीं पे ऑर्डिनरी वर्ब भी लिखा हो तो इसका मतलब है कि वो मुख्य क्रिया ही है। और कहीं पे यदि दोस्तों आपको हेल्पिंग वर्ब लिखा है तो आप समझ जाएंगे कि वो सहायक क्रिया है। बट कहीं पे ऑक्सिलरी वर्ब भी लिखा है तो क्या होगी, सहायक क्रिया होगी। सपोर्टिंग वर्ब भी लिखा है तो वो क्या होगी, सहायक क्रिया होगी। अब देखने वाली बात ये दोस्तों कि ऑर्डिनरी वर्ब अर्थात मेन वर्ब किसे कहते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे आपने कोई सेंटेंस लिखा, यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपने सब्जेक्ट लिखा, आपने हेल्पिंग वर्ब लिखा, प्लस आपने क्या लिखा, मेन वर्ब लिखा, आपने ऑब्जेक्ट लिखा। एक सेंटेंस और लिखा आपने जिसमें आपने सब्जेक्ट लिखा, मेन वर्ब लिखा और ऑब्जेक्ट लिख दिया। अब ये दोनों सेंटेंस आपके सही हैं। तो समझना आपको क्या है दोस्तों कि यदि वाक्य में सिर्फ आप मेन वर्ब यूज़ कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, मेन वर्ब यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही चाहिए। लेकिन दोस्तों आप यदि हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं तो कंफर्म है कि उसके साथ मेन वर्ब होना चाहिए। अर्थात वाक्य में जो अकेले आए या फिर जो अपने साथ हेल्पिंग वर्ब ले, बात समझिएगा, वाक्य में यदि हम जो वर्ब अकेले यूज हो मेन वर्ब कहलाती है, ठीक है, मेन वर्ब कहलाती है। और मेन वर्ब के साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगा भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब आपने लगाया है तो मेन वर्ब तो आपको लगाना ही लगाना पड़ेगा। अर्थात वो वर्ब जो वाक्य में अकेले आती है वो क्या होती है, मेन वर्ब होती है। और जो हेल्पिंग वर्ब होती है अपने साथ मेन वर्ब लेकर के आती है, अर्थात वह वर्ब जो अपनी मुख्य क्रिया की सहायता करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि ऑर्डिनरी वर्ब का हिंदी अर्थ क्या होगा, मुख्य क्रिया अर्थात मेन वर्ब, और ऑक्सिलरी वर्ब अर्थात हेल्पिंग वर्ब, सपोर्टिंग वर्ब जिसका हिंदी होगा सहायक क्रिया। तो वो क्रिया जो अपनी मुख्य क्रिया की सहायता करती है उसे बोलते हैं क्या, वह क्रिया जो अपनी मुख्य क्रिया की सहायता करे उसे बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब या सपोर्टिंग वर्ब, जिसे हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। और वह क्रिया जो वाक्य में अकेले यूज होती है वो क्या होती है, मेन वर्ब या ऑर्डिनरी वर्ब, या हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, मुख्य क्रिया। अब देखिएगा, अब हम एक एक करके पहले ऑर्डिनरी वर्ब को देखेंगे, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब को देखेंगे, ठीक है। देखिएगा जो ऑर्डिनरी वर्ब है दोस्तों, इसको दो भाग में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया है, दो भाग में। पहला है दोस्तों फाइनाइट वर्ब, दूसरा क्या है,
नॉन फाइनाइट। अब ये फाइनाइट और नॉन फाइनाइट क्या बोला है, जरा इसको देखते हैं। फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट क्या है दोस्तों, देखिएगा। अब यहाँ पे क्या है, जैसे आपने लिखा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब आपने लिखा। तो अब समझना आपको क्या है कि ये वर्ब है यहाँ पे, तो लगाएंगे तो सब्जेक्ट के अनुसार ही लगाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसका यूज करेंगे। तो जो क्रिया, बात समझिएगा ध्यान से, सारा कॉन्सेप्ट आपका यहीं पे क्लियर हो जा रहा है कि जो क्रिया वाक्य में सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग की जाती है वो कहलाती है आपकी फाइनाइट वर्ब। अब देखिएगा यहाँ पर जो दोस्तों है सब्जेक्ट के साथ तो इसका बैलेंस हो गया, अर्थात हमने ये कह दिया कि जो क्रिया वाक्य में सब्जेक्ट के अनुसार आती है वो क्या होती है, फाइनाइट वर्ब। जैसे आपने देखा होगा कि सब्जेक्ट आपने लगाया सिंगुलर तो वर्ब भी आप क्या लेके आए, सिंगुलर। आपने सब्जेक्ट लगाया यदि प्लूरल तो वर्ब भी आपने क्या लेके आए, प्लूरल। तो बताइए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आई कि नहीं आई, बिल्कुल आई। तो वह क्रिया जो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है वो क्या होती है, फाइनाइट वर्ब होती है। लेकिन वह क्रिया यहाँ पे समझेंगे, वह क्रिया जो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं यूज की जाती है वो होती है आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब। उसको आगे देखेंगे, अभी बस इतना समझ लिया। अभी बस नाम समझिए दोस्तों कि क्या क्या चीज़ें हैं। वह क्रिया जो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है वो फाइनाइट वर्ब है, जो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आती है वो क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। अब देखिएगा इस फाइनाइट वर्ब को भी दो भाग में बांटा गया है दोस्तों। यहाँ पे कितने भाग में बांटा गया है, दो भाग में बांटा गया है। एक ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो आपने देखा था यहाँ पे जैसे आपने लिखा था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो इस वर्ब का जो संतुलन है आपने सब्जेक्ट के साथ तो कर लिया था, आपका बचा था कौन, ऑब्जेक्ट। तो इसके साथ भी तो बैलेंस चाहिए, तभी तो सेंटेंस आपका एक संतुलन की अवस्था में होगा, एक कंप्लीट होगा, सही होगा। तो इसका बैलेंस तो यहाँ से हो गया सब्जेक्ट के साथ। अब इस वर्ब का बैलेंस इसके साथ देखा जा रहा है, उसी फाइनाइट वर्ब का बैलेंस इसके साथ है, तो दो भाग में बट गई, पहला क्या ट्रांजिटिव और दूसरा इंट्रांजिटिव। ये आपका दोस्तों है क्या, ऑब्जेक्ट। तो वह क्रिया जो अपने साथ ऑब्जेक्ट ले करके आती है, अर्थात ऑब्जेक्ट दोस्तों इसमें प्लस होता है, ऑब्जेक्ट होती है, इसके साथ क्या होता है, वो सकर्मक क्रिया, अर्थात कर्म के साथ आने वाली जो क्रिया होती है वो क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है। और वो हमेशा अपने साथ ऑब्जेक्ट लेकर के आती है, अर्थात बिना ऑब्जेक्ट को उसको लिखते हैं तो सेंटेंस आपका गलत माना जाता है, क्योंकि वो होती क्या, वो ट्रांजिटिव वर्ब। और ऐसी वर्ब जो बिना ऑब्जेक्ट के आती है दोस्तों, बिना ऑब्जेक्ट के आती है वो क्या होती है, अकर्मक क्रिया, जिसे क्या बोलते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो बैलेंस दोनों के साथ हो गया। सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया आई, फाइनाइट वर्ब। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आई, नॉन फाइनाइट वर्ब। जो वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेकर के आए, ट्रांजिटिव वर्ब। जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेकर के नहीं आई वो क्या हो गई, इंट्रांजिटिव वर्ब। आई होप क्लियर हो गया हो दोस्तों। इसके बाद क्या है कि आपका बचता है दोस्तों नॉन फाइनाइट, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ नहीं की जा रही थी। तो ये भी तीन भाग हो गए इसके, जिरंड, इन्फिनिटी और पार्टिसिपल। तो इसको देख लेते हैं जरा दोस्तों। जिरंड क्या होता है, तो जिरंड जो होता है दोस्तों वाक्य में यूज़ किया जाता है, मेन और के फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ देते हैं, आईएनजी। तो ये क्या हो जाता है, जिरंड हो जाता है। इन्फिनेटिव क्या होता है दोस्तों, टू प्लस मेन और की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म होता है दोस्तों। पार्टिसिपल जो होता है वो तीन भाग में होता है दोस्तों, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, इसके बाद क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल, और इसके बाद क्या होता है दोस्तों, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो जब वाक्य देखिए, जो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से जिरंड भी बोला जाता है, टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव बोलते हैं। और जो पार्टिसिपल होता है दोस्तों तीन भाग में डिवाइड होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो आई होप इतनी चीज़ें, अर्थात मेन वर्ब से रिलेटेड आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई होगी। क्योंकि मेन देखिए, ऑर्डिनरी वर्ब फिर से देख लीजिए एक बार। ऑर्डिनरी वर्ब को मेन वर्ब बोलते हैं दोस्तों, दो भाग में डिवाइड हुआ, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। जो वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई उसे फाइनाइट बोले, जो इसके अकॉर्डिंग नहीं है वो क्या हो गई, नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई। अब फाइनाइट वर्ब भी दो भाग में डिवाइड हो गया, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। जिसके साथ ऑब्जेक्ट आया दोस्तों उसे क्या बोले, ट्रांजिटिव वर्ब, और जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आया वो क्या हो गई, इंट्रांजिटिव वर्ब। नॉन फाइनाइट को भी तीन भाग में डिवाइड किया, जिरंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल। मेन और प्लस आईएनजी, जिरंड हो गया, टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव, और पार्टिसिपल तीन भाग में, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा।
ठीक है दोस्तों, आते हैं अब ऑक्सिलरी वर्ब, जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब, अर्थात वह क्रिया जो अपनी मुख्य क्रिया की सहायता करती है उसे हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब या सपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। अब इसको दो भाग में बांटा गया है दोस्तों, इसको भी दो भाग में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और दोस्तों क्या, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, तो अब जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है दोस्तों, ये भी आपके तीन भाग में डिवाइड है, बी फॉर्म, हैव फॉर्म और डू फॉर्म। ध्यान दीजिएगा, बी फॉर्म, हैव फॉर्म और डू फॉर्म है, जिसमें बी फॉर्म में दोस्तों इज, एम, आर, वाज, वर है, हैव फॉर्म में हैज, हैव, हैड है, डू फॉर्म में डू, डज, डिड है। अब इस आगे दोस्तों एक और चीज़ लिखी गई है कि ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ये क्या लोचा है दोस्तों, देखिएगा, जब वाक्य में आप बी फॉर्म, हैव फॉर्म, डू फॉर्म यूज़ करते हैं तो थोड़ा आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो हैं वाक्य में मेन वर्ब की तरह भी यूज़ होते हैं और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज़ होते हैं। ज़रा इसको देख लेते हैं दोस्तों कैसे यूज होते हैं, ज़रा देखिएगा, सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं। जैसे हमने लिखा कि ही इज़ अ डॉक्टर, क्या लिखा हमने, ही इज़ द डॉक्टर लिखा, फिर हमने लिखा कि ही इज़ गोइंग टू मार्केट। अब देखिएगा, ये इज़ यहाँ पर अकेले है और यहाँ पर एक किसी वर्ब के साथ दिखाई दे रही है। तो याद रखिएगा, चाहे वो बी फॉर्म हो, चाहे हैव फॉर्म हो या डू फॉर्म हो, यदि वाक्य में अकेले यूज़ किए जाते हैं, वाक्य में कैसे आते हैं, अकेले यूज़ किए जाते हैं, तो वहाँ पे दोस्तों क्या कहलाएंगे, मेन वर्ब, और जहाँ पर किसी वर्ब के साथ आएंगे दोस्तों तो क्या हो जाएंगे, ये हेल्पिंग वर्ब। अर्थात जहाँ पर आपके साथ आपके कानों में ये आवाज़ पड़े कि नहीं हेल्पिंग वर्ब बोला जा रहा है, एकदम चौकन्ना हो जाइएगा, उसके साथ मेन वर्ब तो लगा ही लगा होगा। सेंटेंस आपको दिया गया और कहा गया कि आपको बताइए कि इसमें हेल्पिंग वर्ब है कि और मेन वर्ब दोनों है कि सिर्फ एक है। तो याद रखिएगा कि यदि आपने हेल्पिंग वर्ब याद कर रखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब है उसमें, तो 100% श्योर हो जाइएगा कि उसमें मेन वर्ब ज़रूर होगा। और यदि ऐसा कुछ नहीं है तो हो सकता है कि सिर्फ सेंटेंस में मेन वर्ब ही हो। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब की तरह प्रयोग किया जाता है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को मेन वर्ब तथा हेल्पिंग वर्ब दोनों तरह से यूज़ किया जाता है। जब ये अकेले आते हैं तो मेन वर्ब और किसी वर्ब के साथ आते हैं तो हेल्पिंग वर्ब हो जाते हैं। बट जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है दोस्तों, जिसे मोडाल भी पढ़ा जाता है, एक्चुअली मोडाल पढ़ा जाता है दोस्तों, तो ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज किए जाते हैं। हेल्पिंग वर्ब होते नहीं, हेल्पिंग वर्ब की तरह प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें हैं कौन कौन दोस्तों, देखिएगा, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, आर्ट टू, यूज टू, नीड और डेयर। अब टोटल इनकी काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 दोस्तों हो गए। इसमें काउंट कर लेते हैं, इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 13 + 11 दोस्तों कितना हो जाएगा, 24। अब यहाँ 24 लिखने का मतलब ये कि दोस्तों यहाँ पे समझिएगा, इसे हम कहते हैं फ्रेंड्स ऑफ नॉट। याद रखिएगा कि सेंटेंस यदि आपका नेगेटिव होता है तो इस प्राइमरी ऑक्सिलरी या मॉडल ऑक्सिलरी में से कुछ न कोई एक जरूर लिखा होगा उसके साथ। अगर ऐसा नहीं होता है तो सेंटेंस आपका गलत माना जाएगा। दोस्तों इस 24 को 11 प्राइमरी ऑक्सिलरी और 13 मॉडल ऑक्सिलरी को हम कहते हैं 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट, अर्थात वाक्य में नॉट का यूज़ किया गया है तो इनमें से कोई न कोई एक उसमें ज़रूर लगा होगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। सेंटेंस यदि आप नेगेटिव बना रहे हैं तो चाहे प्राइमरी हो चाहे मॉडल हो, उसमें से आपको एक जरूर यूज करना होगा सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कोई भी यूज कर देंगे, गलती मत करिएगा, कोई नहीं यूज कर सकते हैं। हाँ, सेंटेंस का जिस प्रकार से सेंस होगा उसके हिसाब से आप प्राइमरी चाहे मॉडल का यूज़ करेंगे और निश्चित तौर से करेंगे। ऐसा नहीं करते हैं तो सेंटेंस आपका गलत माना जाएगा। तो आपने दोस्तों देख लिया कि वर्ब के कितने प्रकार हैं। तो आपसे जब भी पूछा जाएगा दोस्तों कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ब, तो आपका आंसर यही आना चाहिए कि वर्ब 2 प्रकार की होती हैं, जैसा कि आपने याद किया था, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी होते हैं। लेकिन हाँ, उसके नाम आप बदल के थोड़ा याद कर लीजिए, दूसरे नाम सेकेंडरी नाम याद कर लीजिए। सेकेंड नाम कि मेन वर्ब को ऑर्डिनरी वर्ब भी कहा जाता है और हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। तो आई होप दोस्तों आज का डिस्कशन आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों इसके पिछले वीडियो में हमने वर्ब्स के फॉर्म्स की चर्चा की थी,
तो यदि उस वीडियो को आपने नहीं देखा है दोस्तों, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, ये ज़रूर आपसे कहेंगे कि यदि वीडियो आपको पसंद आती है दोस्तों, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करिए और उस अपने दोस्त तक पहुंचाने का प्रयास करिए जो दोस्त नेवी, एसएसआर, आर्टिफिशियल अप्रेंटिस या फिर यूपी टेट, टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, ताकि इस वीडियो से वो कुछ लाभ ले सकें, पढ़ाई कर सकें और चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। तो आज के दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिए।